नमस्कार। न्यूज ट्रेक के इस शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में कुछ और विशेषज्ञ भी रहेंगे, जिसमें एक फाइट इनक्वलिटी कैंपेन एंड ऑक्सफैम इंडिया की अंजेला तनेजा जी हैं। उनका कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के बड़ा काम है। वो कोरोना वैक्सीनेशन के साथ में और हेल्थ मामलों के साथ जुड़ी रही हैं। तमाम स्वास्थ्य के अभियान है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, जिनके साथ उन्होंने काम किया है। तो उनका ज़मीनी एक अनुभव है और उन्होंने ज़मीन पर काम करते हुए देखा है कि हमारी स्वास्थ्य समस्याएँ क्या हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियाँ क्या हैं। दूसरे हमारे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चरणजीत सिंह वर्मा जी। वो रहेंगे हमारे साथ में। वो बताएँगे कि जो केंद्र सरकार कह रही है कि कोरोना वैक्सीन के अलग-अलग मूल्य रखने से अर्थ आर्थिक मामले ठीक रहेंगे, ये एक इकोनॉमिक फैसला है। इससे जो है कोरोना वैक्सीन के दाम को लेकर के एक प्रमोशन मिलेगा। अलग-अलग दाम रहने से जो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, उनको एक प्रमोशन मिलेगा और वो इसका फ़ायदा ज़्यादा वैक्सीन बनाने में होगा। और इस मामले में एक और हमारे साथ विशेषज्ञ रहेंगे, नीलमणि जी, नीलमणि लाल जी। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और न्यूज़ ट्रैक के साथ जुड़े हुए हैं। उनका कोरोना और कोरोना से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर, कोरोना से संबंधित रिपोर्टिंग पर पिछले 2 साल के दौरान लंबा काम है। उन्होंने बहुत सारी खबरें की हैं। उन्हें देश और विदेश दोनों के बारे में कोरोना के जो अभियान है, कोरोना की समस्या है, इस सब पर महारत हासिल है। तो अभी हम लोग इसमें आगे शुरू करते हैं। हमारे साथ धीरे-धीरे लोग जुड़ रहे हैं और उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ रहा है? कोरोना वैक्सीन की पॉलिसी निश्चित क्यों नहीं है? नमस्कार एक बार आप सब लोगों का। हमारे साथ सारे जी, विशेषज्ञ आज लोग नमस्कार। जुड़े हैं। डॉक्टर नीलमणि जी हैं, नीलमणि लाल जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और कोरोना पर आपका लंबे समय से काम है। पिछले 2 साल से देश-विदेश में कोरोना जैसे-जैसे बढ़ता रहा, अलग-अलग देशों में किस तरीके से उस पर नियंत्रण पाया गया है, उस पर लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं, खबरें करते रहे हैं, तो आपको ये जानकारी है। दूसरी तरफ हमारे पास एक स्वास्थ्य क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं अंजला जी। आप ऑक्सफैम इंडिया से जुड़ी हुई हैं और आपने स्वास्थ्य क्षेत्र के तमाम अभियानों में हिस्सा लिया है। तो आप भी एक विशेषज्ञ के तौर पर हैं, आप बताएँगे हमें कि हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी दरअसल होनी कैसी चाहिए थी, जो आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी बताए। तो शुरुआत करते हैं नीलमणि सर आपके साथ में कि ये सुप्रीम जी, कोर्ट ने आखिर ये क्यों कहा कि केंद्र सरकार अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी बताए? कहाँ लोचा कहाँ है? क्या वैक्सीनेशन पॉलिसी में गड़बड़ क्या हो रहा है जो केंद्र सरकार को पूछना पड़ रहा है, केंद्र सरकार से पूछना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि वो बताएँ कि वैक्सीनेशन पॉलिसी कहाँ है उनकी? जी, अखिलेश जी धन्यवाद। दरअसल अंजना जी आपको भी नमस्कार। नमस्ते। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं अखिलेश जी कि पिछले 16 जनवरी को भारत में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और पहले तो 60 वर्ष तक की आयु के लोगों का था, 60 से ऊपर के प्लस जिनके कोमॉर्बिडिटी मतलब जो कुछ गंभीर बीमारी है, फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर्स। तो इस तरीके से केंद्र सरकार ने शुरू किया। अप्रैल आते-आते जब ये कोरोना की दूसरी लहर आई, तो वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत ही धीमी पड़ गई या कहिए पटरी से उतर गई। राज्य चूंकि कोरोना की दूसरी लहर से काफी परेशान थे, तो उन्होंने केंद्र से अधिक वैक्सीन मांगना शुरू कर दिया। तो जब वैक्सीन के लिए इतनी अफरा तफरी मच गई, तो कुछ मामले हाईकोर्ट में गए, दिल्ली हाईकोर्ट में विशेषकर। इन्हीं सब स्थितियों का सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र सरकार से पूछा कि आप बताएं कि आखिर नीति क्या है। तब पता चला कि भारत सरकार ने 1 मई से एक नई नीति लागू कर दी है, जिसमें वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। मतलब जो केंद्र पूरे अपनी तरफ से वैक्सीन खरीद के दे रहा था, जी, जी। वो अब राज्यों में और प्राइवेट अस्पतालों में, वैक्सीन निर्माताओं में सब में एक बराबर से बांट दिया गया है। हालांकि ये नीति 19 अप्रैल को ही बन गई थी और उस दिन इसका नोटिस जारी हो गया था, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा नहीं आई। तो नई नीति में मैं बता दूं कि है क्या नई नीति। 50% तो
भारत सरकार खरीद रही है टोटल प्रोडक्शन का, बाकी 50% राज्यों के हवाले कर दिया गया है कि राज्य खरीदें और उसी में से प्राइवेट सेक्टर को दें। तो 3 तरह के प्लेयर हो गए, जहां के पहले एक प्लेयर था केंद्र सरकार, अब 3 हो गए इसमें। तो 3 तरह की कीमतें भी तय हो गई। तो इस नीति में इतने नई नई तरह की चीजें आ गई कि नई कीमतें, नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नई खरीद, नए आयु वर्ग जो कि 18 वर्ष से ऊपर के नहीं थे, फिर वो भी आ गए 1 मई से। इनसे जो गड़बड़ियां पैदा हुई, तब सुप्रीम कोर्ट को खुद ही उसका संज्ञान लेके बीच में आना पड़ा। अंजना जी, इस पे बात आती है, आप चूंकि इस तरीके के कार्यक्रमों से जुड़ी रही हैं, तो आप बताएं कि क्या इस तरीके का सरकार को क्लासिफिकेशन अलग अलग करना चाहिए था कि एक प्लेयर, जैसा नीलमणि जी ने कहा कि एक प्लेयर केंद्र सरकार है, दूसरा राज्य सरकार है और तीसरा प्राइवेट सेक्टर है, और तीनों के लिए अलग 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 दाम कर दिए। तो ये क्या एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सक्सेस बनाने का यही तरीका होना चाहिए या कोई और तरीका होता तो बेहतर होता? दुनिया भर में पिछले यदि 1 साल के अनुभव से यदि हमने सीखा है कुछ, और भूतपूर्व इतिहास के जो अनुभव है वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, वो भूतपूर्व का अनुभव वही बताता है कि आपको निशुल्क वैक्सीन प्रोवाइड करनी है। जिस समय पूरे अन्य प्रदेशों में, जैसे यूएस का उदाहरण दें, क्योंकि वहां का कोविड का मृत्यु दर लगभग हमारे जैसे ही हो गया है, हुआ था जब हमारा मृत्यु दर उनके जैसा हो गया है, रादर द अदर वे राउंड। तो उस वहां प्रलोभन दिए जा रहे हैं इस समय कि आप वैक्सीन लगवा लो और आपको कुछ अतिरिक्त मिलेगा। उस परिस्थिति में हम गरीबों को फोर्स कर रहे हैं वैक्सीन के लिए अपना पैसा देना। यदि जो भूतपूर्व अनुभव रहे हैं, चाहे वो पोलियो वैक्सीनेशन हो या आदि, भारत का बहुत सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहा है। वो तब रहा है जब प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइज्ड हो, वो और स्टेट्स को जरूर उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जरूर डिसेंट्रलाइज्ड हो सकता है, लेकिन प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइज्ड हो। और बाकी देशों के अनुभव देखें कोविड के दौरान, तो बाकी देशों के भी वही अनुभव रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइज्ड है, और डिस्ट्रीब्यूशन का फेडरल सिस्टम में जरूर हो सकता है कि डिसेंट्रलाइज्ड। परिणाम इसके अभाव का कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इनएक्विटेबल है। जो 18 से 44 साल की उम्र के जो साथी लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है, जो यदि है तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें 1000 रुपए पर शॉट इंटू टू डोसेस, 2000 का जो डोज है वो लगभग एक परिवार के लिए, जो सबसे हमारे 20% जो गरीब परिवार हैं, सबसे सस्ता कोवैक्सीन का जो डोज है, लगभग 86% उनका फैमिली इनकम सिर्फ वैक्सीन लगवाने में उनकी कीमत लगेगी। इसलिए अधिकांश हमारे देश के नागरिक ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए अनफेयर है, इनइक्विटेबल है और इनइफेक्टिव है, इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट इसलिए भी है क्योंकि यदि जिन्होंने भी कभी जिंदगी में प्रोक्योरमेंट किया है, आप लार्ज थोक पे चीज खरीदते हो तो सस्ती मिलती है, तो इसलिए भारत सरकार को शायद कायदे से सस्ता मिल सकता है क्योंकि वो पूरे 1 बिलियन पीपल के लिए प्रोक्योरमेंट करेगा, वर्सेस यही कुछ लाख डोजेस स्टेट्स, इंडिविजुअल स्टेट्स करेंगे। और कई वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स भी मना हाथ ऊपर कर रहे हैं कि हम तो सिर्फ केंद्रीय सरकार से ही नेगोशिएट करें। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं नीलमणि जी। ये मुझे भी याद आया कि
कई देशों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमारे यहाँ लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो पैसे देकर के वैक्सीन लगाएं। दूसरा एक जो बात आपने कही कि अगर भारत सरकार पूरा वैक्सीन परचेज करती है तो 1 अरब की आबादी के लिए आप एक दुनिया के सबसे बड़े परचेजर होंगे और आपके लिए रेट और सस्ते हो सकते हैं, बशर्ते जैसे कि आप पहले खबरें आई थी कि वो बेल्जियम को 156 रुपए में वैक्सीन दी गई और हम उससे महंगी वैक्सीन खरीद रहे हैं उसी से। तो ये जो इस तरीके का विरोधाभास है, ये विरोधाभास क्या इसको नियंत्रित किया जाना चाहता है या दूसरे देशों में क्या है, दूसरे देशों में किस तरीके से खरीद हो रही है? देखिए, जो भारत में कीमतों की बात करें तो मिसाल के तौर पर अगर सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविशील्ड है उसका जो निगोशिएटेड प्राइस है भारत सरकार के साथ वो है 150 रुपए प्रति वैक्सीन। तो उसमें भी कंपनी कह रही है कि हमारा प्रॉफिट और मार्जिन शामिल है 150 में। जी। लेकिन अब वही चीज 300 रुपए में राज्य सरकारें पाएंगी जी। और वही चीज निजी अस्पताल पाएंगे 600-700 रुपए में। एक ही प्रोडक्ट के 3 तरह के दाम कैसे हो सकते हैं? केंद्र सरकार का जो तर्क है, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में कहा है, जिसमें कि वैक्सीन नीति लगाई गई है साथ में दस्तावेज के तौर पे, उसमें कहा गया कि हम मुक्त बाजार, खुले बाजार की नीति को फॉलो कर रहे हैं, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और दाम नीचे आएंगे। तो अपने आप में यही विरोधाभासी बात है कि बल्क परचेज की आप खुद 150 में पा रहे हैं और वही चीज दूसरे पा रहे हैं 600 में। तो ये कैसी नीति, मतलब ये एक साधारण तौर पे समझ के परे है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि विदेशों में क्या हो रहा है, अब जैसे अंजला जी ने बताया कि अमेरिका की उन्होंने उदाहरण दिया, अमेरिका में टोटल खरीद वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, मतलब संघीय सरकार कर रही है और वो राज्यों को देती है, राज्य फिर अपना लोगों को लगाते हैं। 100% मुफ्त है, किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई पैसा देके खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी वो विकल्प उपलब्ध है। जी। तो वहां की मुक्त बाजार व्यवस्था और भारत की व्यवस्था को हम आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए और दोनों की इकोनॉमी भी अलग अलग है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि जब भारत ने पिछले बजट में 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए रखे थे, तो आखिर उसी बजट में से राज्यों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और जो वैक्सीन एक दाम पे केंद्र सरकार को मिल रही है, उसी दाम पे अन्य लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? जो ये तो चाहिए, इस वैक्सीन जो अंतर्निहित गड़बड़ियां, जो कमियां हैं, उसको एड्रेस करने की बहुत जरूरत है और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। जी। अंजला जी, एक बात आ रही है यहाँ पर कि जो आपने कहा कि केंद्र सरकार को खरीदना चाहिए था और आपने भी इसी बात का समर्थन किया। एक दूसरा सवाल यहाँ पर आ रहा है कि क्या हम लोगों को जो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ जो ड्राइव चलाया गया वो पहले वृद्धों के लिए था, फिर उसके बाद अचानक उसमें कम उम्र के लोगों को जोड़ा गया और अब तमाम कंपनियां भी कह रही हैं कि सरकार ने अचानक सबके लिए ओपन कर दिया, इसलिए हम प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम सबको नहीं दे पा रहे हैं। तो एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें इसमें बीमार लोगों को, जरूरतमंद लोगों को पहले सिलेक्ट करना चाहिए था, आइडेंटिफाई करने की जरूरत थी, या ओपन टू ऑल करना चाहिए था? निस्संदेह कि हमें ग्रेजुअली यही करने चाहिए था, क्योंकि जिस परिस्थिति में हम हैं वर्तमान समय में, मात्र 3% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है। उस परिस्थिति में जब मुश्किल से 15-20% अब जो वल्नरेबल हैं उनका वैक्सीनेशन हुआ है, उस परिस्थिति में, और जब आपको पता है कि वैक्सीन की कमी है, उस परिस्थिति में सबके लिए खोलना, जब है ही नहीं वैक्सीन, तो शायद वो सरकार का पैनिक का संकेत है कि केसेस बढ़ रहे हैं, हमें कुछ करने चाहिए, तो चलो सब
जो सबके लिए वैक्सीन खोल दो एक साथ, बाद में देखेंगे कि कहाँ से आएंगे। तो शायद ये वेल थॉट थ्रू, वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी नहीं है, विशेषकर उस परिप्रेक्ष्य में कि यदि हम देखें कि और भी ज्यादा वल्नरेबल कैटेगरीज हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक, जो अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के टाइम जितने संख्या में 1000 तक 700 के करीब शिक्षकों की मौत हुई है, उस श्रेणी के भी लोग जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वो भी शायद ज्यादा वल्नरेबल हैं एवरेज मिडिल क्लास 20-year-old के कंपैरिजन में। जी जी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सवाल किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है कि सरकार अपने बताए कि उसकी वैक्सीन पॉलिसी क्या है, उसने कई सारे सवाल भी उठाए हैं कि आपने फंड कैसे खर्च किया है। आप इससे कितना सहमत है कि क्या इस तरीके का एक जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है वो क्या हम लोग तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि जनता की तरफ से तो ऐसे सवाल नहीं उठ रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट उसको पूछ रहा है, हालांकि केंद्र सरकार को ये ठीक नहीं लगा है। जनता से सवाल उठ रहे थे, सबमिशंस जा रहे थे सिटीजन्स के, परंतु सुनने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए कायदे से तो सरकार को ही खुद निर्णय लेने की जरूरत थी और खुद इंफॉर्मेशन रिलीज करने की जरूरत है, वो नहीं कर रहे हैं। तो शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है, क्योंकि किसी को करने की जरूरत थी तो उन्होंने किया। तो उस परिप्रेक्ष्य में क्योंकि जरूरी था तो अच्छा ही हुआ जो हुआ। ठीक है, हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, चला गया था, तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी नेटवर्क की प्रॉब्लम से। सर, आपसे मैं ये चर्चा, अभी हम लोग अंजना जी के साथ में चर्चा कर रहे थे कि जो सरकार की ये वैक्सीनेशन पॉलिसी रही है कि सबके लिए ओपन किया गया, वो भी उतना ठीक नहीं था। इसमें सेलेक्टिव होना चाहिए था, गवर्नमेंट को जिन लोगों को ज़्यादा जरूरत थी उनको पहले किया जाना चाहिए था। आप इस बारे में, आपकी ओपिनियन क्या है? आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से सरकार को अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी लेके आना चाहिए था? देखिए अखिलेश जी, अंजना जी ने एकदम ठीक ही बात कही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का भी गाइडलाइन ये है कि जो जोखिम वाले समूह हैं सबसे पहले उनको वैक्सीनेट किया जाए। जोखिम वाले समूह में फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर्स, 60 वर्ष से ऊपर के लोग और जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं वो लोग आते हैं। अभी हम उनको पूरा लगा नहीं पाए और हमने जो नॉन प्रायोरिटी ग्रुप है उनके लिए वैक्सीनेशन खोल दिया। तो ये अपने आप में एक गलत निर्णय कहीं ना कहीं है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। देखिए भारत के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, उसकी सफलता का जो राज है या सफलता का जो वजह है वो है कि पूरी तरह केंद्रीकृत है। वो केंद्र सरकार ही वैक्सीन लेती है और अपने ही फंडिंग से वो नागरिकों को लगाती है। उसमें भी प्राथमिकता वाले समूह चिन्हित हैं, बच्चे और महिलाएं खास तौर पे। तो उसी प्रोग्राम को एक्सटेंड करते हुए, जो कि एक पैंडेमिक से डील करना है, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है वैक्सीन की जो बाजार की कीमतें तय करेंगी। पेट्रोल डीजल से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसमें प्रायोरिटी समूह को सबसे पहले देना चाहिए, उसके बाद ही अपनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तब बढ़ाना चाहिए जबकि हमारे पास पूरी उपलब्धता हो। हमारे साथ आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर CS वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। जी जी, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर CS वर्मा है, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर, आप बताएं कि ये इकोनॉमी को कैसे फायदा इससे मिलेगा, जो हम वैक्सीन के अलग अलग दाम हमने रख दिए हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? देखिए, मुझे इस बारे में मुझे लग रहा है कि ये इकोनॉमी के फायदे के लिए शायद ना हो ये स्टेप अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो भी है उनका ट्रेडिंग कंडीशंस
या इस कंडीशंस पे उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए वो तैयार हुए होंगे, ये हो सकता है उसका हिस्सा हो। तो ये इसको इंडियन इकोनॉमी को तो इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो डिफरेंट जो प्राइसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उससे मुझे नहीं लग रहा कि ये इकोनॉमी का एक मेजर होगा कि आपकी इनकम बढ़ाने के लिए इंडियन इकोनॉमी को कुछ फंड करने के लिए। अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आपकी ट्रेड या मैन्युफैक्चरिंग जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसकी वजह से शायद ये डिफरेंशियल प्राइस कर रहे हैं। जी जी। अंजना जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं क्या इस पर? जहां तक टर्म्स एंड कंडीशंस का सवाल है, भूलने की जरूरी है याद करना कि कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन का एक वर्जन है इंडिया के अंदर। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो उन शर्तों में बना है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट वैक्सीन होगा, और उस परिप्रेक्ष्य में यदि प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट कंपनी से किसी भी प्रकार का होता है तो वो उस लाइसेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। ये हमें याद करने की जरूरत है। और यदि हम याद करें अदर पूनावाला के स्टेटमेंट, उन्होंने बोला है कि पुराने रेट पर ही प्रॉफिट उनको मिल रहा था। उन्होंने बोला था थोड़े देर में हम सुपर प्रॉफिट कोट अनकोट अर्न करेंगे, तो संभवतः वो सुपर प्रॉफिट का समय अब आ गया है। और यदि हम देखें तो वर्तमान समय में यदि इस साल जो सबसे प्रॉफिट कमाने कंपनी है वो सीरम इंस्टीट्यूट है, और सबसे ज्यादा जिस बिलियनियर का अरबपति का वेल्थ इंक्रीज हुआ है वो आपके अदर पूनावाला है। तो संभवतः जहां तक कंडीशंस का सवाल है तो कोई संदेह नहीं है कि कंडीशनैलिटीज और टर्म्स का वायलेशन। तो क्या आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये आपदा भारत के लोगों की है और अवसर आधार पूनावाला जैसे लोगों के लिए? हाँ, क्योंकि आपको याद सिर्फ अदर पूनावाला सिर्फ एक उदाहरण है। जब हमारा दूसरा वैक्सीन बन रहा था तो हमें जो सुनाया गया था उस समय कि जो वैक्सीन की कीमत होगी वो एक पानी की बोतल से कम की होगी, और वर्तमान समय में 1,500 में वही वैक्सीन मिल रही है प्राइवेट अस्पतालों में। तो संभवतः जो टर्म्स एंड कंडीशंस का कम से कम का जस्टिफिकेशन प्राइवेट सेक्टर देता है। और ये फिर से कोविशील्ड का उदाहरण देते हुए 95% उसका जो R&D का कॉस्ट सरकारों ने दिया है, प्राइवेट सेक्टर ने नहीं। तो इसलिए वो भी एक जो जस्टिफिकेशन है वो खारिज होता है। डॉक्टर CS वर्मा जी, आप थोड़ा सा और आगे स्क्रीन के पास आकर बोलिएगा तो आपकी आवाज थोड़ी ज्यादा मिलेगी हमें। अब हम ये जानना चाह रहे हैं सर आपसे कि ये जो बात हो रही है कि आपदा में अवसर मिला है ऐसे उद्योगपतियों को जो वैक्सीन बना रहे हैं या जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने आपदा को अवसर बनाया है। सवाल हमारा ये है कि क्या हेल्थ सेक्टर को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लोगों को वैक्सीन सस्ती मिलती है, वैक्सीन मुफ्त मिलती है या अन्य दवाइयां सस्ती मिलती हैं, तो इससे इकोनॉमी को कोई फायदा मिल सकता है कोई और तरीके से, या इकोनॉमी के लिए ये लॉस का सौदा है और सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि जो भी प्लेयर्स हैं उनको अपने आप मार्केट में प्ले करने देना चाहिए, सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए? आपका क्या कहना है इस पर? मेरा कहना ये है कि दूसरे एंगल से शुरू करना चाह रहा हूँ। अगर हम ये देखें कि आफ्टर ऑल ये दवाइयाँ किसके लिए बन रही हैं, गवर्नमेंट्स किसके लिए है, अगर हम उसको देखें, अगर केंद्र में हम एक व्यक्ति को रखें तो काफी सारे जवाब मिल जाते हैं। और व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि द बेस्ट एसेट ऑफ अ पुअर मैन इज हिज बॉडी। एक आम आदमी के लिए भी एक उसका स्वस्थ शरीर उसका सबसे बड़ी पूंजी है। जी जी। तो अगर
केंद्र में हमारे डेवलपमेंट पॉलिसीज के केंद्र में यदि मनुष्य है तो फिर इकोनॉमी मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है वो कोई मायने नहीं रख रही। जब स्वास्थ्य की बुनियादी स्वास्थ्य फैसिलिटीज को उपलब्ध कराने की बात हो, अगर हमारा वैक्सीन का इतिहास हम उठाकर देखें जी जी, तो वैक्सीन हमेशा से ही फ्री में दिया गया है जी। और दुनिया का सबसे बड़ा जो वैक्सीन का जो कैंपेन जो रहा है पल्स पोलियो वाला, बहुत बड़ा कैंपेन जो है डिकेड से भी ज्यादा लंबा चला है, तो दैट वाज फ्री। तो पूरी दुनिया में वैक्सीन ज्यादातर कंट्रीज में फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। यही एक हेल्थ का प्रोटोकॉल है। हेल्थ का प्रोटोकॉल ये है कि सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराएं। जब आपकी पॉपुलेशन स्वस्थ होगी, वो अपने कामों में अच्छी तरह से आपके कंट्रीब्यूट करेगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो तब आपकी इकोनॉमी और अच्छी बढ़ेगी। ठीक बात है। बीमारों के ऊपर जो जी, अगर हम डॉक्टर को ये दें कि डॉक्टर की जो प्रॉस्पेरिटी है वो इस पे डिपेंड कर रही है कि कितने ज्यादा लोग मरीज जो बीमार पड़ रहे हैं उसके पास कितने लोग ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, तो ये उसी तरीके से सोचना होगा। ऐसे में अगर हम इकोनॉमी को सोचें कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़े, तो ये वो वाली अप्रोच होगी। आपदा में अवसर यहाँ पे देखना, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो फॉर प्रॉफिट, दे आर नॉट देयर फॉर चैरिटी। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है और जो हेल्थ का जो पूरा क्षेत्र है उस पे सरकार को होना ही चाहिए। सरकार उनको रेगुलेट करे और इस चीजों को ये देखे कि हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तक इज ओके, लेकिन अगर उसका कमर्शियलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन होता है वो ना इंडिविजुअल्स के हित में है ना देश के हित में है। तो गवर्नमेंट्स को यहाँ पे देखना है कि हेल्थ का कॉर्पोरेटाइजेशन ना होने दें। ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर। अंजना जी, एक बात यहाँ पर आ रही है, आपने एक अच्छी बात कही है कि अगर हमें नेशनल वेल्थ चाहिए तो हमें पहले अपनी नेशनल हेल्थ को ठीक करना होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो पल्स पोलियो या और पहले के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम थे वो सब यूनिसेफ या और जो बड़ी संस्थाएं दुनिया की हैं उनके मदद से, उनके सहयोग से चलाए गए हैं। तो क्या ये जो इस बार का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसमें भी ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज को आगे आना चाहिए था, उन्हें ये टेक ओवर करना चाहिए था, या उनके ना आने की वजह से ही ये आज सरकार को ये मौका मिला है, केंद्र सरकार को, कि वो इसको राज्य सरकारों पर और निजी क्षेत्र पर के जिम्मे छोड़ रहे हैं? नहीं, अल्टीमेटली तो भारत सरकार को हम अंडर एस्टिमेट ना करें। अंत में यूएन की एजेंसी हो या कोई अंतरराष्ट्रीय एजेंसी हो, हमारे सरकार में पिछले 70 साल की आजादी में कम से कम इतना तो हम सीख चुके हैं कि हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अपने नागरिकों की। सवाल है कि थोड़ी सी रणनीति बना ले, पैनिक ठंडे दिमाग से योजना बनाए तो हमारे सरकार के अंदर ही लोगों की कोई कमी नहीं है जो इस तरह का ड्राइव चला सके। जरूर चाहे WHO हो या यूनिसेफ हो या अन्य संस्थाएं जिनको अनुभव है उनकी मदद जरूर ली जा सकती है, पर अपने लोगों को पे ऊपर भी विश्वास रखने की जरूरत है। नीलमणि जी, एक सवाल अब मुझे लगता है कि हम लोग अपनी वार्ता के अंत में पहुंच रहे हैं। एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से 5-6 सवाल बड़े बड़े पूछे हैं, आप उन सवालों के संदर्भ में बताएं हमें कि क्या होगा कि ये सवालों के जवाब, जैसे उन्होंने पूछा कि आपने वैक्सीनेशन फंड कितना खर्च किया, कितनों को वैक्सीन लगी, उसका डेटा दीजिए, हिसाब किताब दीजिए, आप बताइए बाकी बची हुई आबादी को 6 महीने में आप कैसे वैक्सीन देंगे। तो ये जो चीजें हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आगे आने से अब कोई उम्मीद दिखाई देती है कि सरकार का सिस्टम ठीक होगा और लोगों को वैक्सीन समय से मिल पाएगी? आप क्या उम्मीद करते हैं? एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपने बहुत कुछ देखा है और आप एक अनुमान कर सकते हैं अच्छा सरकार के कामकाज को भी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी।
देखिए, जो सरकारें जिस तरीके से काम करती हैं या करती आ रही हैं अपने देश के संदर्भ में कहें, तो बहुत ज़्यादा कोई रेडिकल चेंज या बदलाव की उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट या कोई डायरेक्टिव ना दे। तो जो नीति बन गई है, हो सकता है कि इसमें बहुत से बहुत इतना चेंज आ जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम वो अलग अलग ना बांटा जाए। लेकिन जहाँ तक प्राइसिंग की बात है, तो प्राइसिंग में एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे अभी मॉडर्ना से बात चल रही है, मॉडर्ना सिप्ला का जो जॉइंट वेंचर हो रहा है, जी, तो उन्होंने एक शर्त रखी है, प्रमुख शर्त, वो ये है कि उनकी वैक्सीन का कोई प्राइस कैपिंग सरकार नहीं करेगी, मतलब कोई सरकार उसमें दाम तय नहीं करेगी। मान लीजिए कि इस क्राइसिस के वक्त में वो शर्त मान ली जाती है, मंजूर कर ली जाती है, तो क्या वो बाकी कंपनियों के लिए एक प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, एक नजीर नहीं बनेगा? जैसा कि आज ही सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार से कहा है कि जैसी आप कानूनी इंडेमनिटी दूसरी कंपनियों को देने की बात कर रहे हैं, तो हमको भी वैसे ही दीजिए। तो सभी प्लेयर्स एक समान रूप से नियम मांगेंगे। सही तौर पर कहे तो वो कह रहे हैं कि हमें भी कमाने का मौका दीजिए, आप केवल हाँ, मतलब जब आप दूसरों को दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए। एग्जैक्टली। तो अब ये चूंकि एक कैच 22 सिचुएशन है कि इधर जाए कि उधर जाए, वैक्सीन है नहीं, प्रोडक्शन जो होगा वो आगे आने वाले 6 महीने में होगा कि साल भर में होगा। हम 3% अभी पहुंचे, अभी 97% पहुंचना बाकी रह गया है। इन हालातों में आप मेरे विचार से तो बहुत किसी बदलाव की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके का रुख दिखा रहा है उसमें वो फाइजर मॉडर्ना जो जिस तरीके की स्वतंत्रता मांग रहे हैं, जिस तरीके से ओपन फील्ड मांग रहे हैं अपना खेल खेलने के लिए, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट कुछ रोक लगाएगा, कुछ बैरियर बनाएगा कि नहीं साहब आप इस तरीके से ओपन फील्ड नहीं दे सकते? नहीं, देखिए, जिस तरह से पैंडेमिक की सिचुएशन है जिसमें लोगों की जान पे बनी हुई है, उसमें यदि इन्होंने रोक लगा दी तो वैक्सीनें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो उसका इम्प्लीकेशन आप जानते हैं क्या होगा। उस इम्प्लीकेशन की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में लोगों को वैक्सीन मिले, चाहे वो 250 की मिले या 2500 की मिले, ये रास्ता ओपन कर दिया जाएगा। मतलब ये मान के चलें हम लोग कि जिस तरीके से लोगों को अपनी जान बचानी, जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी क्राइसिस हुआ था, लोगों ने कई हजार रुपए ब्लैक में खरीदा है, तो वैसी ही स्थितियों के लिए लोग या तो तैयार रहें और नहीं तो शायद ये उम्मीद कम की जाएगी कि हमें सबको सुरक्षित माहौल मिल पाएगा और मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। अंजना जी, आप बताएं कि क्या आप क्या सोच रही हैं, क्या समझ रही हैं, आप कैसी उम्मीद कर रही हैं कि क्या व्यवस्था होने वाली है आने वाले समय में? देखिए, दुनिया उम्मीद पे कायम है। थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश देगी जिसके आधार पर कुछ ना कुछ बदलाव होगा, रेडिकल बदलाव होगा कि माइनर बदलाव होगा, कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये जरूर है कि कुछ महीने तक वैक्सीन का शॉर्टेज जाने वाला नहीं है, परंतु जब तक या तो कुछ रेडिकल कदम सरकार उठाए, जैसे कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या तो इनहांस हो, या तो वैक्सीन बाहर से और मंगवाई जाए, निःशुल्क सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट हो। जब तक वो कदम नहीं उठाएंगे तब तक शीघ्र बदलाव की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, परंतु छोटे छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स कम से कम हो जाए। उदाहरण के लिए जो वंचित समूह है, दलित, आदिवासी, उनके कम से कम, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके कम से कम वैक्सीनेशन के लिए नॉन डिजिटल सॉल्यूशंस कम से कम आ जाए, जो कोविन के साथ लिमिटेड स्लॉट्स के पीछे जो लोगों का जो रेस है, कंपटीशन है, वो कम से कम हो। और अंत में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। नीति आयोग ने जरूर बोला है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग, फोर्सिंग पीपल टू शेयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
हम इंटरेस्टेड नहीं है, परंतु ग्लोबल लेवल पर भारत सरकार की ग्लोबल लीडरशिप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि टेक्नोलॉजी शेयर होगी और ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, विशेषकर पब्लिक सेक्टर आएगा, और जो शॉर्टेज है उस पर थोड़ा बहुत काबू होगा शॉर्टेज पे। ठीक है, तो आप सब लोगों की चर्चा से ऐसा हमें भी ये महसूस हो रहा है कि अभी वैक्सीन पॉलिसी में तमाम लोचा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग शुरू की है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक्शन है, उससे एक उम्मीद की जा रही है कल के बेहतर भविष्य की, कि कल हमें वैक्सीन मिलेगी, समुचित तौर पर मिलेगी, और हो सकता है कि वो कुछ ऐसी नीतियों में भी बदलाव हो जो कोविड की समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो सके। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को कितनी रिलीफ दिलवाता है, या सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के दबाव में आकर के अपनी वैक्सीन पॉलिसी में कितना ऐसा चेंज करती है जो थोड़ा सा जनोपयोगी हो। आप सबका इसमें शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और चर्चा में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।